नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं प्रीति सिंह। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम प्रश्नों पर। अब सवाल कार्बन ट्रेडिंग मार्केट से जुड़ा हुआ। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार पणिग्रही ने। उन्होंने विद्युत मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने पारिस्थितिकीय रूप से सतत परिपाटियों में शीघ्र वृद्धि करने के लिए कार्बन क्रेडिट के मान्यकरण और सत्यापन की अधिक सरल प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं? अगर हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में प्रस्तावित ऐसी पहलों के बारे में क्या जानकारी है और अगले 5 वर्षों के दौरान कार्बन ट्रेडिंग मार्केट का भावी अनुमान क्या है? इस सवाल का जवाब विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने दिया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने जून 2023 में CCTS यानी कार्बन क्रेडिट व्यापार स्कीम को अधिसूचित किया है। इस स्कीम के अंतर्गत BEE यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने प्रत्यायित कार्बन सत्यापन एजेंसियों के लिए प्रत्यायन प्रक्रिया और पात्रता मानदंड प्रकाशित किए हैं। BEE ने अनुपालन तंत्र के लिए विस्तृत प्रक्रिया भी प्रकाशित की है, जिसमें कार्बन क्रेडिट का प्रमाणीकरण और सत्यापन प्रक्रिया शामिल है। कथित प्रक्रियाएं व्यापक तौर पर वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं। CCTS में 2 व्यवस्थाएं, अनुपालन व्यवस्था और ऑफसेट व्यवस्था शामिल है। अनुपालन व्यवस्था एक अनिवार्य स्कीम है जहां ऊर्जा गहन क्षेत्रों के उद्योगों को GHG यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्रबलता लक्ष्य दिए जाएंगे और लक्ष्यों की तुलना में निष्पादन के आधार पर उद्योगों को कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे या ये उन्हें खरीदने होंगे। ऑफसेट व्यवस्था एक स्वैच्छिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कंपनियां पारिस्थितिकी रूप से सतत प्रणालियों सहित अपनी GHG शमन परियोजनाओं को पंजीकृत कर सकती हैं। ऐसी परियोजनाएं GHG उत्सर्जन में कमी के प्रमाणीकरण और सत्यापन पर आधारित कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। अगले 5 वर्षों में भारतीय कार्बन बाजार की वृद्धि, विकसित विनियामक फ्रेमवर्क, कार्बन क्रेडिट चाहने वाली कंपनियों द्वारा स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं, प्रौद्योगिकी उपलब्धता और कंपनियों की निवेश क्षमताओं सहित कई प्रमुख कारकों पर निर्भर होगी। अगला सवाल हवाई अड्डे और हवाई पट्टियों से जुड़ा हुआ। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद अनिल फिजोरिया और PP चौधरी ने। उन्होंने नागर विमानन मंत्रालय से पूछा कि वर्तमान में देश में कार्यात्मक विमानपत्तनों, हवाई पट्टियों की संख्या कितनी है? कार्यात्मक विमानपत्तनों, हवाई पट्टियों में से कितने विमानपत्तनों, हवाई पट्टियों का निर्माण 2014 से किया गया है? और क्या सरकार राजस्थान की पाली जिले में हवाई पट्टी और झारखंड के हजारीबाग में विमानपत्तन की किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है? इस सवाल का जवाब नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने दिया। उन्होंने बताया कि 2014 से देश में 83 एरोड्रम का निर्माण कार्यशील किया गया है। उड़ान योजना शुरू की गई है। उड़ान एक मांग आधारित योजना है। विशेष मार्गों पर मांग के अपने आकलन के आधार पर इच्छुक एयरलाइनें उड़ान के तहत बोली प्रक्रिया के समय अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। असेवित और अल्पसेवित हवाई अड्डों का पुनरुद्धार योजना के तहत नो फ्रिल्स हवाई अड्डों के रूप में उस हवाई अड्डे को विकसित किया जाता है जो उड़ान योजना के तहत अवार्ड किए गए मार्गों में शामिल हैं और जिसे उड़ान परिचालनों को शुरू करने के लिए उन्नयन या विकास की आवश्यकता है। हवाई पट्टी की अनुपलब्धता के कारण पाली को उड़ान योजना दस्तावेज में बोली प्रक्रिया के लिए शामिल नहीं किया गया है। हजारीबाग और कोलकाता के बीच RCS उड़ानों के परिचालन के लिए हजारीबाग हवाई पट्टी की पहचान की गई थी। भूमि संबंधी अवरोधों के कारण हवाई अड्डों का विकास उन्नयन नहीं किया जा सका। रनवे और टर्मिनल भवनों का विस्तार सहित हवाई अड्डों पर अवसंरचनाओं सुविधाओं का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है जिसे परिचालन आवश्यकताओं, यातायात, मांग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, भूमि की उपलब्धता आदि के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या संबंधित हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा किया जाता है। अगला सवाल ताप विद्युत क्षमता विस्तार से जुड़ा हुआ। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने। उन्होंने विद्युत मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार का देश में ताप विद्युत क्षमता के विस्तार का विचार है? अगर हाँ, तो इसे लेकर क्या जानकारी है और ताप विद्युत क्षमता के विस्तार की अनुमानित लागत कितनी है?
कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों पर निर्भरता कम करने और ऐसे ताप विद्युत संयंत्रों में उत्सर्जन स्तर को घटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और वर्ष 2014 से अब तक कोयला, गैस, जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विभिन्न स्रोतों से उत्पादित विद्युत के प्रतिशत के बारे में क्या जानकारी है। इस सवाल का जवाब विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने दिया। उन्होंने बताया कि 2031-32 तक विद्युत की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए CEA यानी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उत्पादन आयोजन अध्ययन किए गए हैं। अध्ययन के परिणामों के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि 2032 में देश की आधारभूत लोड आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला और लिग्नाइट आधारित अपेक्षित संस्थापित क्षमता 2017.5 गीगावाट की वर्तमान संस्थापित क्षमता की तुलना में 283 गीगावाट होगी। इसे ध्यान में रखते हुए 2031-32 तक भारत सरकार का प्रस्ताव अतिरिक्त न्यूनतम 80 गीगावाट कोयला आधारित क्षमता संस्थापित करने का है। राष्ट्रीय विद्युत योजना में नई कोयला आधारित तापीय क्षमता की स्थापना के लिए अनुमानित पूंजीगत लागत 8.34 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट है। ताप विद्युत क्षमता वृद्धि पर 2031-32 तक न्यूनतम 6,67,200 करोड़ रुपए व्यय की संभावना है। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ईंधन आधारित संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की योजना बनाई है। भारत अपने आश्रित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संस्थानों से लगभग 50% संचयी विद्युत ऊर्जा की संस्थापित क्षमता प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संसाधनों से 45.5% संस्थापित क्षमता प्राप्त कर ली है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए देश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल है स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति, 30 जून 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्क में छूट, वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय खरीद दायित्व के लिए ट्रेजेक्ट्री की घोषणा, बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनकर्ताओं को भूमि और पारेषण कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, सोलर रूफटॉप फेज 2, 12,000 मेगावाट CPSU योजना फेज 2 जैसी योजनाएं, नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए हरित ऊर्जा गलियारा योजना के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाए जाना और नए सबस्टेशन क्षमता का निर्माण, सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली उपकरणों की तैनाती के लिए मानकों की अधिसूचना, निवेश को आकर्षित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना, ग्रिड से जुड़े सौर PV और पवन परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा निर्देश सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट या अग्रिम भुगतान के पश्चात ही विद्युत का प्रेषण किया जाएगा ताकि वितरण लाइसेंस धारियों द्वारा RE उत्पादनकर्ताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियम 2022 के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना, एक्सचेंज के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री की सुविधा के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट की शुरुआत, हरित हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्न के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई और 3 नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा बोलियों के वार्षिक लक्ष्य के साथ नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत बोलियों के लिए निर्धारित ट्रेजेक्ट्री की अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके अलावा ताप विद्युत संयंत्रों के उत्सर्जन स्तर में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा उपाय किए गए हैं, जिनमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 7 दिसंबर 2015 की अधिसूचना और उसके बाद के संशोधनों के माध्यम से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से निलंबित कण पदार्थ SOx और NO जैसे स्टैक उत्सर्जन को कम करने के संबंध में मानदंड अधिसूचित किए हैं। इन मानकों को पूरा करने के लिए ताप विद्युत संयंत्र इलेक्ट्रॉनिक, ताप विद्युत संयंत्र इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, NO दहन संशोधन आदि तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। सब क्रिटिकल ताप विद्युत इकाइयों की तुलना में दक्ष सुपर क्रिटिकल, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देना। विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को को फायरिंग के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए बायोमास के उपयोग पर एक नीति जारी की है। नीति में तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन करने के बाद कोयले के साथ मुख्य रूप से कृषि अवशेषों के बायोमास का 5 से 7% को फायरिंग अनिवार्य किया गया है।
आज का अगला सवाल जुड़ा है अगली पीढ़ी के विमान पत्तन से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर गुम्मा तनुजा रानी और पीवी मिथुन रेड्डी ने। अपने सवाल में उन्होंने नागर विमानन मंत्रालय से पूछा कि सरकार द्वारा एक वर्ष में 1 बिलियन फेरों का प्रबंधन करने के उद्देश्य से विमान पत्तनों की क्षमता को 5 गुना से अधिक बढ़ाने के लिए भारत निर्माण पहल के लिए अगली पीढ़ी के विमान पत्तनों के बारे में क्या जानकारी है, इस पहल के उद्देश्य क्या हैं और इसके लिए किए जा रहे उपाय क्या हैं और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है। इस सवाल का जवाब नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने दिया। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डों का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है और इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्य हवाई अड्डा प्रचालकों द्वारा समय समय पर भूमि की उपलब्धता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, सामाजिक आर्थिक कारकों, यातायात की मांग और एयरलाइनों के लिए परिचालन करने की इच्छा के आधार पर किया जाता है। हवाई अड्डा अवसंरचना का विस्तार अनेक पहलुओं जैसे ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों में सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए निजी पक्षों को आकर्षित करना, नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करना, भाविप्रा द्वारा मौजूदा हवाई अड्डों का उन्नयन और आधुनिकीकरण और क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है। नागर विमानन मंत्रालय ने देश में हवाई अड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने और आम जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए 21 अक्टूबर 2016 को RCS उड़ान योजना की शुरुआत की है। RCS उड़ान योजना ने अन्य बातों के साथ ही टियर 2 और टियर 3 शहरों में हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रम का विकास करते हुए देश में विमान क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान किया है। अब तक 1,41,00,000 से अधिक यात्री RCS उड़ानों के माध्यम से यात्रा कर चुके हैं। इन प्रयासों से देश में परिचालनरत हवाई अड्डों की कुल संख्या बढ़कर 157 हो गई है, जिनकी प्रतिवर्ष क्षमता 530 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालने की है। अब बात अगले सवाल की। ये सवाल जुड़ा है यमुना नदी की सफाई से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने। अपने सवाल में उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय से पूछा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान दिल्ली में यमुना नदी की सफाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है। क्या केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में व्यय की गई धनराशि का कोई लेखा प्रस्तुत किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को दी गई धनराशि आवंटित किए जाने के बाद यमुना नदी की सफाई किस सीमा तक की जा सकती है। इस सवाल का जवाब जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने दिया। उन्होंने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने दिल्ली में यमुना नदी की सफाई से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के लिए पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को कुल 1,091 करोड़ की राशि जारी की है। NMCG द्वारा 1,951 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। दिल्ली जल बोर्ड ने NMCG से प्राप्त अनुदानों के संबंध में सामान्य वित्तीय नियमावली के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। NMCG द्वारा दिए गए सहायता अनुदान और उनके संबंध में उपलब्ध कराए गए व्यय उपयोगिता प्रमाण पत्र NMCG के वार्षिक लेखाओं का एक भाग है, जिन्हें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा परीक्षित किया जाता है। NMCG के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखाओं को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। यमुना नदी के प्रदूषण को कम करने की दिशा में इन परियोजनाओं के अंतर्गत 35 किलोमीटर लंबी नई ट्रंक सीवर लाइन बिछाने के साथ ही पुरानी ट्रंक सीवर लाइन का पुनर्सुधार किया गया है। आज का हमारा अगला सवाल जुड़ा है अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद भर्तृहरि मेहताब ने। अपने सवाल में उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से पूछा, भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन का ब्यौरा क्या है, इस संबंध में अब तक हुई प्रगति के बारे में क्या जानकारी है और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन से भारत को क्या लाभ होंगे। इस सवाल का जवाब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने दिया। उन्होंने बताया कि जैव ईंधनों को तेजी से अपनाने और उनके विकास के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से USA, ब्राजील, इटली, अर्जेंटीना, सिंगापुर, बांग्लादेश, मॉरिशस और UAE के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अध्यक्ष की पहल के रूप में GBA यानी जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत की गई थी। GBA जैव ईंधनों के सबसे बड़े उपभोक्ताओं और उत्पादकों को एकजुट करने वाला सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योगों का एक गठबंधन है।
जीबीए का इरादा क्षमता निर्माण कवायदों को सुसाध्य बनाने, राष्ट्रीय कार्यक्रमों को तकनीकी मदद प्रदान करने, नीतिगत सबक साझा करने, प्रौद्योगिकी उन्नयन और व्यापक तौर पर पणधारकों की भागीदारी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों और संहिताओं को लागू करने का है। शुरुआत से जीबीए को वैश्विक स्तर पर अपार समर्थन मिला है, क्योंकि तेजी से हो रहे विकास के साथ ही इसकी मौजूदा सदस्यता बढ़ी है और 24 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके सदस्य हैं। आज तक जीबीए की अस्थायी कार्यकारी समिति यानी जीबीए की स्थापना का प्रस्ताव करने के लिए उत्तरदायी सदस्य देशों की समिति की 3 बैठकें की गई हैं। टीईसी की बैठकों के दौरान जैव ईंधन कार्यशालाओं की श्रृंखलाएं और बायोफ्यूल्स कंट्री लैंडस्केप सहित जीबीए की तत्काल की जाने वाली पहलू को भी परिभाषित किया गया है। जीबीए ने COP28 दुबई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड, इंडिया एनर्जी वीक 2024 और विश्व जैव गैस शिखर सम्मेलन 2024 जो कि यूके में हुआ, ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व द्वारा वैश्विक स्तर पर अपनी मौजूदगी को भी काफी बढ़ाया है। जीबीए को ब्राजील की G20 अध्यक्षता में हुई ऊर्जा बदलाव कार्य समूह की बैठक और इटली की G7 अध्यक्षता में दीर्घकालिक जैव ईंधनों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के रूप में भी आमंत्रित किया गया था। जीबीए का उद्देश्य अन्य बातों के साथ ही भारत को ज्ञान केंद्र और एथेनॉल, दीर्घकालिक विमानन ईंधन और संपीड़ित जैव गैस आदि सहित जैव ईंधनों के उत्पादन हब के रूप में स्थापित करके भारतीय उद्योगों को अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना है। जीबीए में सक्रिय भूमिका से वैश्विक जैव ईंधन क्षेत्र में भारत का कद ऊंचा करने में मदद मिलती है। अब अगला सवाल राज्यसभा से। ये सवाल जुड़ा है देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की संख्या से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने। अपने सवाल में उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग से पूछा कि देश में वर्तमान में कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यरत हैं या स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, और 2014 से विशेषकर भारत अमेरिका परमाणु समझौते के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन संबंधी ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि देश में मौजूदा स्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता 24 नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों को मिलाकर 8,180 मेगावाट है। 7,300 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 9 रिएक्टर भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रोटोटाइप द्रुत प्रजनक रिएक्टर सहित निर्माणाधीन हैं और 8,000 मेगावाट की क्षमता वाले 12 रिएक्टर पूर्व परियोजना गतिविधियों के अधीन है। स्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता वर्ष 2013-14 में 4,780 मेगावाट से बढ़कर वर्तमान में 8,180 मेगावाट हो गई है। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से वार्षिक विद्युत उत्पादन भी 2013-14 में 34,228 मिलियन यूनिट से बढ़कर 2023-24 में 47,971 मिलियन यूनिट हो गए। अगला सवाल जुड़ा है डाक निर्यात केंद्रों को प्रोत्साहन से। इस सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने। उन्होंने संचार मंत्रालय से पूछा कि सरकार द्वारा देश भर में कितने डाक निर्यात केंद्रों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। डाक विभाग द्वारा इन केंद्रों से किन किन वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने ई निर्यातों के लिए किन किन देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसका नामवार और संख्यावार ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब संचार और ग्रामीण विकास में राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर ने दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने डाकघर नेटवर्क के माध्यम से निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए देश भर में 1013 डाकघर निर्यात केंद्र स्थापित किए हैं। ये डाकघर निर्यात केंद्र सीमा पार ई कॉमर्स की सुविधा के साथ ही पिछड़े इलाकों में रह रहे कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने में मदद करते हैं। डाकघर निर्यात केंद्रों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और उत्पाद निर्यात किए जाते हैं, जिनमें रत्न और नकली आभूषण, कपड़े और परिधान, चमड़े के उत्पाद, हस्तशिल्प, आयुर्वेदिक और हर्बल उत्पाद, मसाले, वाद्य यंत्र, घड़ियां, घरेलू उपकरण, चाय और कॉफी और अन्य उपभोक्ता वस्तुएं शामिल हैं। डाक विभाग ने विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर 41 देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेज सेवा आरंभ की है। इनका ब्यौरा भी मंत्रालय की ओर से उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2023-24 के दौरान इन देशों के लिए लगभग 13,48,000 ऐसे शिपमेंट बुक किए गए। इसी के साथ प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में बात होगी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तर की। नमस्कार।